धन के लिए सीधे तौर पर जो ग्रह जिम्मेदार है वह है शुक्र। और शुक्र ग्रह कुछ एक राशियों में बहुत गजब का फल देते हैं, यानी कि उन राशियों में धन को पाने की स्थितियां जो हैं वह बड़ी गजब की हो सकती हैं। और साथ ही साथ कुछ एक और मैं फैक्ट बात करूंगा जिस पर कि धन के मामले में इन लग्न वाले जातकों के पास अपार संभावनाएं किस प्रकार हैं, और अगर उनके पास धन की फिर भी समस्या दिख रही तो क्या कारण हो सकते हैं, वह कौन सा उपाय कर लें तो शुक्र का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा और धन के संबंध में आने वाली परेशानी पूरी तरह से उनकी समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज के भौतिकवादी संसार में धन हर जगह पर आवश्यक हो चला है, बगैर इसके एक कदम भी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज अब आज के समय में धन से ही आंकी जा रही है, जो कि सही तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी जो ट्रेंड है, जो चलन है, अगर उसके अनुसार बात की जाए तो धन एक विशेष और सच में बहुत नितांत आवश्यक वस्तु बन गई है और जिसका होना भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसकी महत्ता को नकारा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से यह सर चढ़कर हावी बोल रहा है वह बात उतनी सटीक उपयुक्त नहीं है। कोई भी हम काम करेंगे, धन एक भ्रम देता है कि हम अपना भविष्य इससे सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जागे नहीं, चाहे ज्योतिष के माध्यम से जागें, चाहे आध्यात्म या किसी और भी माध्यम से, अगर आप जागे नहीं तो यह जान लीजिए कि यह धन किसी काम नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी जरूरी तो नहीं है हम इस सब बातों पर विश्वास ही करें। खैर, यह हो गई दूसरे विषयों की बात। हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि धन की स्थिति को हम अपने साथ कैसे और बेहतर कर लें ग्रहों के माध्यम से। पूर्णतः शुक्र के आधिपत्य में होता है धन। किसी भी प्रकार का धन हो, मौद्रिक लाभ निश्चित तौर पर सीधे संबंध करता है शुक्र से। अगर किसी को कोई पैसा, रुपया या और भी किसी प्रकार के धन की आवश्यकता है या उस पीड़ित है, परेशान है धन के मामले में, तो निश्चित तौर पर शुक्र उसके कहीं ना कहीं परेशान जरूर कर रहे होंगे। तो हम किसी की भी कुंडली में, आप सब लोग भी चाहें तो अपनी कुंडली में देखिए कि शुक्र जो हैं उनकी क्या स्थिति है। अगर शुक्र 6, 8 और 12वें स्थान में होंगे तो जान लीजिए कि अगर बहुत अच्छी स्थिति में ना हो 6, 8 और 12वें भाव में, मतलब अपने मित्र की राशि में ना हो, उच्च के होकर अगर 6, 8 और 12वें भाव में नहीं बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जरूर स्ट्रगल कर रहा होगा धन के मामले में। दूसरा, कुंडली का जो दूसरा भाव है और कुंडली का जो 11वां भाव है, यह भी सीधे तौर पर जिम्मेदार भाव है धन का। अगर दूसरा भाव किसी कारण से पीड़ित है, यानी पापक ग्रहों की दृष्टियां हैं या पाप ग्रह स्वयं उसमें विद्यमान हैं, तो धन के मामले में उनकी स्थितियां खराब होंगी, बैंक में बैलेंस नहीं दिखेगा। यही स्थिति एकादश यानी 11वें भाव की होगी कि अगर 11वें भाव पर किसी पापक ग्रहों की दृष्टियां हैं और वो भी खराब दृष्टियां हैं, या फिर पापक ग्रह स्वयं खराब होकर 11वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की इनकम सीधे तौर पर प्रभावित होगी, जो कि आपके धन को भी प्रभावित करेगी। तो दूसरा भाव, 11वां भाव और शुक्र की स्थिति यह बता सकती है कि धन की स्थितियां किस प्रकार की होंगी किसी जातक की कुंडली में। अब बात करेंगे कि शुक्र जो हैं वह शुक्र कुछ एक लग्न में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक तो उनकी स्वयं की जो लग्न है, यानी कि वृष लग्न और तुला लग्न, जिसके लग्नेश भी वही स्वयं शुक्र ही बनते हैं। तो लग्नेश का भी मजबूत होना एक बहुत बड़ी स्थिति है। क्यों? क्योंकि भोग कौन करेगा धन का? स्वयं लग्नेश, यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली है वह, यानी अगर मेरी कुंडली है तो भोग कौन करेगा धन का? लाभ कौन उठाएगा? मैं। तो यदि मैं ही नहीं मजबूत हूं तो धन होगा फिर भी मैं उसका भोग नहीं कर पाऊंगा। बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया, आप भी एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि बहुत से हमारे ऐसे भाई लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका ट्रांसफर उनके घर से हो गया है 500-600 किलोमीटर दूर। उनके पास अच्छा सुंदर घर भी है, उनके पास बढ़िया लग्जरी गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन वह जहां रहते हैं वह किराए का घर है। ऑटो रिक्शा से जाते हैं ऑफिस और फिर लौट के आते हैं अपना बना के खा के और फिर सो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भोग में उनके कमी आ गई, जबकि मिला सब कुछ उनको।
संपन्नता पूरी है लेकिन भोग नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि संपन्नता वाले प्लैनेट के साथ लग्नेश का कोई विशेष षडाष्टक योग यानी 6, 8, 12 का कोई संबंध बन रहा हो, जिस कारण उनको उस भौतिकता का सुख नहीं मिल रहा। भौतिकता मिल रही लेकिन सुख नहीं मिल रहा। घर वाले आनंद में हैं, घर वाले प्रसन्न चित्त हैं। क्यों? क्योंकि भोग के सारे संसाधन उनको उपलब्ध हैं, इन्हीं के कारण उपलब्ध हैं, लेकिन इनको वह सुख नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थितियां, भावों की स्थितियां विशेष तौर पे प्रभावी करती हैं, विचलित करती हैं हमारे सुख को, हमारे धन को, हमारी दैनिक जीवन की हर एक चीज को। तो सेकंड हाउस जो होता है हमारा, वह धन का होता है। हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, हमारा बैंक में हमारे कितना पैसा है, इसको रिप्रेजेंट करता है। घर में कितना कैश है, इसको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही हर उस प्रीसियस मटेरियल को या जो है रिप्रेजेंट करता है जिसको हम तुरंत धन में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि कोई ऐसा गोल्ड या कोई भी ज्वेलरी सोने या चांदी की जिसको हम जब चाहें तो 19-20 करके हम उसको निकाल सकते हैं और उसको तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर वह चीज जो हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या सीधे तौर पे कैश रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस में अगर कोई पापक ग्रह बैठा हो और खराब होकर बैठा हो, यानी शत्रु की राशि में बैठ जाए या फिर नीच का होकर बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो है वह उसका बैंक बैलेंस बचेगा नहीं। कमाए चाहे जितना, बैंक बैलेंस नहीं बचेगा, उसके घर में पैसा रुकेगा नहीं। तो सेकंड हाउस को देखना जरूरी होता है। 11वां भाव इसी तरह आपकी आमदनी का भाव है, बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर सेकंड हाउस खराब है तो आप कमाएंगे बहुत लेकिन आपके पास पैसा बचेगा नहीं। और अगर 11th हाउस भी खराब है तो आप स्ट्रगल करेंगे इनकम के लिए। अगर एकादश भाव में कोई खराब ग्रह बैठ जाए, नीच का होकर बैठ जाए, शत्रु राशि बैठ जाए या फिर अस्त होकर बैठ जाए, मृत होकर बैठ जाए, तो वह फल देने में सक्षम नहीं होगा, बुरा फल देने लगेगा। या अकारक ग्रह बैठ जाए कोई खराब होकर, तो स्थितियां एक बहुत खराब हो जाएंगी। रेगुलर इनकम नहीं होगी या हो सकता है कि इनकम हो ही ना। तो जब इनकम नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि फिर धन की स्थितियां तो खराब होंगी। तो कुछ एक ऐसा सिस्टम होता है कुछ लग्न में, मैं आप बात बताता हूं कि वृष और तुला लग्न में धन पाने की, धन को रखने की, धन को खींच लेने की चुंबकत्व वाली शक्ति होती है इस लग्न में। इसके साथ ही साथ इनकी जो मित्र हैं यानी कि बुध की जो लग्न है, जैसे कि मिथुन लग्न और कन्या लग्न, तो मिथुन और कन्या लग्न में भी शुक्र बहुत अच्छे माने जाते हैं और यहाँ उनके मित्र कई लग्न हैं, इसलिए अच्छा फल देने वाले होते हैं। अगर थोड़ा सा भी इन लग्नों में शुक्र बहुत ज़्यादा खराब ना हो तो ये अच्छा फल ही देते हैं। यानी कि इन लग्न में भी, यानी मिथुन और कन्या लग्न में भी बहुत अधिक पॉसिबिलिटी होती है धन के मामले में। इनके अंदर भी वह गजब का चुंबकत्व तो होता है धन को खींच लेने का, इनको सेंस भी वैसा परमात्मा देता है। क्यों? क्योंकि शुक्र कारक होते हैं। इसी तरह शनि की जो भी लग्न है यानी कि मकर और कुंभ लग्न, इसमें भी वह मित्र हैं, शुक्र के मित्र हैं और मित्र होने के कारण यह अच्छे माने गए हैं शुक्र। तो अगर बहुत खराब स्थितियां ना हो, थोड़ी बहुत खराब होंगी, फिर भी यह धन के संबंध में विशेष कष्ट नहीं देते। और विशेष कष्ट अगर दे रहे हैं तो इनके इस ग्रह के यानी शुक्र के बीज मंत्र का जो जाप है वह धन के मामले में आमूल चूल बदलाव देने की क्षमता रखता है। क्यों? क्योंकि वह उसके मित्र की लग्न है, वह उसका सहयोगी है और जो स्वयं जो है वह धन का स्वामी, उसने धन का स्वामित्व ले रखा है। इस कारण इन 6 लग्नों में या बहुत सपोर्टिव होते हैं। अगर इन 6 लग्न में से कोई एक लग्न आपकी है और आप धन के मामले में विशेष रूप से परेशान रहते हैं तो आप अपनी कुंडली को जल्द से जल्द दिखाएं। क्यों? क्योंकि आप में शुक्र बहुत कारक स्थिति में होते हैं। तो आपके ऊपर जो रेमेडी होगी, जो प्रयोग, जो आप मंत्र उच्चारण करेंगे वह बहुत जल्दी स्फुटित होंगे, प्रभावी होंगे और धन के संबंध में आपको आमूल चूल बदलाव देखने को मिल सकता है और धन के संबंध में आपकी जो परेशानी वह खत्म हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, राहु, पाराशर जी ने राहु और केतु को सेना की संज्ञा दी है। सेना यानी कि जो वर्किंग जो फोर्स है, तो राहु और केतु में वह कारकत्व होता है कि किसी भी चीज को इंप्लीमेंट कराने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि राहु और केतु जो है वह सेना है। तो हमारा जो मेन अटैक है वो कौन करता है, मुख्यतः फाइट कौन करता है, फ्रंट फेस कौन करता है, हमारी सेना, हमारा जो फ्रंट लेवल का जो कार्य करता है, तो राहु और केतु वही है। तो राहु कौन है? राहु एक दैत्य। और शुक्र कौन है? तो शुक्रदेव जो है वह दैत्यों के गुरु।
तो बहुत अच्छे संबंध राहु से शुक्र के भी होते हैं। तो कुछ विशेष मामलों में अगर राहु कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कहीं अगर शुक्र की, बुध की या शनि की लग्न में आपका जन्म है, तो अगर राहु का और शुक्र का हम उपाय कर लें तो जान लीजिए कि धन के संबंध में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। बातें थोड़ा सा आपको फंतासी जैसी लग सकती हैं, आपको हो सकता है बहुत से लोग अंधविश्वास कह देते हैं, लेकिन आप जब तक उस चीज का प्रयोग नहीं करते आप नहीं कह सकते हैं कि ये चीजें अंधविश्वास की हैं। अगर 20 मिनट 25 मिनट आप कुछ भी बोलते हैं, आपके शरीर में थकावट होती है, तो निश्चित तौर पर अगर किसी तारतम्य के साथ अगर हम किन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह कहीं ना कहीं प्रभावी होते हैं। मंत्र भी जो होते हैं वह एक तारतम्य के साथ एक सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करते हैं। उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं और वह कीवर्ड्स एक स्पेसिफिक टारगेट करते हैं, और उस टारगेट पे, उस ऑर्गन पे जाके वह बार बार पंक्च करते हैं, और वह जो पंक्चिंग होती है वह सबसे पहले आपके स्वभाव को धारण करती है, फिर आपके व्यवहार को धारण करती है, फिर आपके शरीर की आभा को धारण करती है, और उसी के अनुरूप आपसे लोग मिलने लगते हैं, आपके रास्ते खुल जाते हैं। मंत्रों का यही काम है। तो शुक्र जो है वह अकेले सक्षम हैं, अगर कुंडली में अच्छे हैं तो धन देने के मामले में। किसी भी प्रकार का भोग होगा बिना शुक्र के आप नहीं पा सकते। धन के संबंध में अगर कोई समस्या आ रही है तो सेकंड हाउस और अगर 11th हाउस का ट्रीटमेंट ढंग से कर दिया जाए और शुक्र को बलि कर दिया जाए तो जान लीजिए कि धन के संबंध में समस्याएं नहीं आएंगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति जो बहुत निम्न स्तर का जीवन जी रहा है वह बहुत उच्च स्तर पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी ग्रहों की दशाएं उनकी जरूर वैसी रही होंगी और भी ग्रहों के कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव होंगे, तब यह स्थिति उनकी है। लेकिन एक बात निश्चित कहूंगा कि अगर इन लग्न में कोई व्यक्ति, यानी कि वृष लग्न, तुला लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, अगर इन 6 लग्नों में कोई व्यक्ति दारिद्रता जैसी समस्या से जूझ रहा है तो उसको इतना जरूर मंत्रों के जाप से लाभ मिल जाएगा कि उसकी दारिद्रता खत्म हो जाएगी। ये जरूरी नहीं कि उसके सारे शौक और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, क्योंकि बाकी सारे ग्रहों को देखना पड़ेगा कि वो कितना बल देने में सक्षम हैं। क्योंकि किसी समस्या से कोई व्यक्ति जूझ रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़े कई कारण होते हैं। उन तमाम कारणों में यह भी देखना पड़ता है कि कितने कारण कितने प्रतिशत तक सही किए जा सकते हैं, लेकिन सही किए जा सकते हैं यह तय है। तो शुक्र की स्थिति, सेकंड हाउस के लॉर्ड की स्थिति, 11th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड की स्थिति, अगर हम इतने का केवल मूल्यांकन ढंग से कर ले जाएं तो समझ लीजिए कि धन के संबंध में काफी हद तक समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं, और वह जो आप बेसिक लेवल के लिए जो आप स्ट्रगल कर रहे थे उससे आप निश्चित छुटकारा पा जाएंगे। तो आज हमने समझा कि धन की स्थितियां किस प्रकार लाभदायक हो सकती हैं, कौन कौन से ग्रह और कौन से भावों का हमें विश्लेषण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो बाकी लग्न जो बची, उन लग्नों में ऐसा नहीं कि धन का योग नहीं है। शुक्र कारकत्व तो नहीं धारण करते हैं, अच्छा, और कोई बात नहीं है। हालांकि मेष में जैसे कि सेकंड हाउस के भी लॉर्ड होते हैं और 7th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्र अच्छे माने जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे की बात अगर की जाए तो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि बाकी जो भी लग्न बची उन सभी लग्नों में भी अगर शुक्र की स्थितियां अच्छी हैं तो ऐसे लोग भी विशेष तौर पे धनी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन लग्नों की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो उनको विवश कर देती हैं धन को खींचने के मामले में। अगर किसी को लगता है कि धन के संबंध में कोई बहुत अधिक स्ट्रगल कर रहा है, सच में अगर बहुत अधिक स्ट्रगल कर रहा है, और अगर वह इन 6 लग्नों में से कोई एक लग्न धारण करता है, उसके बाद अगर उसको धन के संबंध में उसकी ब्रेड और बटर यानी जीविकोपार्जन में भी समस्या आ रही है तो वह हमसे कंसल्ट कर सकता है। रुद्राष्ट्र विज्ञान के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण कराता है तो वह पूर्णतः निःशुल्क है, और हमारे जो उपाय और समाधान हैं वह बिल्कुल सटीक होते हैं। लोगों के रिव्यू से और अपने अध्ययन और अनुभव के माध्यम से मैं यह बात कहता हूं कि हमारे जो रिसर्चेज हैं उसका 100% लाभ लोगों को मिल रहा है। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं, और आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी भी व्यक्ति को अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे वह निःशुल्क कंसल्ट करा सकता है, परामर्श ले सकता है। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होगी, चर्चा होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।